ओके जी, अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। ठीक है जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और फिर फर्दर इसमें चीजें डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन क्या कहता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड, इस दफा एब्जॉर्ब नहीं है, ऊपर एब्जॉर्ब था, इसमें रिलीज और एब्जॉर्ब, रिएक्शन वाले भी रिलीज और एब्जॉर्ब था। कंबशन के लिए एब्जॉर्ब का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज, बस एब्जॉर्ब क्यों नहीं इस्तेमाल किया हमने, व्हाई आर वी नॉट टेकिंग द एब्जॉर्ब वाला कीवर्ड इधर, बिकॉज यूर टॉकिंग अबाउट कंबशन। कंबशन क्या है, कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंबशन इज एक्सोथर्मिक, is exothermic. So remember this. फॉर्मेशन की डेफिनेशन में हाँ एक चीज फॉर्म हो रही है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, रिएक्शन रिएक्शन हो रहा है, पता नहीं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो आप दोनों इंक्लूड करोगे। कंबशन में यू नो 110% श्योर भाई ये एनर्जी रिलीज ही होगी, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड ही होगा। ठीक है, when 1 mole of a substance is completely burned in oxygen under standard conditions, बड़ा इंपॉर्टेंट है, when 1 mole of a substance is completely burned in oxygen, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि ऊपर जो फॉर्मेशन में देखा आपने, क्या कर रहे थे आप, फॉर्मेशन की बात कर रहे थे जब आप 1 मोल ऑफ कंपाउंड ले रहे थे, आप कंपाउंड को देख रहे थे। कंबशन अलग है, उसका उल्टा है। कंबशन कहती है 1 मोल उसका देखो जिसको जला रहे हो, जो चीज जल रही है उसको देखो, उसका 1 मोल देखना है हमें बेसिकली। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of a substance is completely burned, वो हम एक चीज जला देते हैं। ठीक है, तो हम मोल 1 किसका रखेंगे, जो चीज जल रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डिस्कस द कंबशन एंथैल्पी फॉर मीथेन। ठीक है, मीथेन की हम डिस्कशन करते हैं। मीथेन CH4, ठीक है, कंप्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन, यानी दूसरी चीज जो रिएक्ट करेगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा ऑक्सीजन होगी। ये याद रखिएगा, हर चीज की प्रिफर्ड स्टेट्स। मीथेन जो चूल्हे में गैस आती है वो मीथेन होती है, तो मीथेन इज इन गैस स्टेट, ऑक्सीजन इज गैस स्टेट। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, जब कंबशन होती है, does anyone know what products do we form when we have complete combustion? What products will form if you have complete combustion? So remember this, whenever an organic compound is burnt, यानी something of the form कार्बन आ रहा है उसमें, उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जब आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कार्बन उसमें है, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके आगे पीछे और चीजें भी हो सकती हैं, तो जब भी वो जलेगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज होगा। ये क्या करना है आपने, आपने ये याद करना है, दिस इज अनदर काइंड ऑफ रिएक्शन दैट यू शुड नो। ठीक है, कौन सा रिएक्शन, जब एक कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड को जलाओगे, कंबशन करोगे, तो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होती, और इनकी आप स्टैंडर्ड स्टेट्स लिख दोगे गैसियस, और वाटर इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज लिक्विड। ठीक है, अच्छा, अब कंबशन क्या कहती है, भाई 1 मोल आपने इसका रखना है लाजिमन, ये चेंज नहीं कर सकते आप। तो आप यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं लगा सकते, क्यों, बिकॉज कंबशन की डेफिनेशन कहती है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बीइंग बर्न्ड। हाँ, बाकी सब चीजों को आप बैलेंस कर सकते हो, तो बैलेंस करते हैं। C1 था, C1 हो गया, H4 थे, इधर 2 है, तो क्या करते हैं, इधर 2 लगा देते हैं, 2H2, ये 4 हो गए, राइट। ऑक्सीजन देख लो, 2 ऑक्सीजन ओवर हियर, 2 ऑक्सीजन ओवर हियर, 4 oxygens on the right hand side, तो फिर how many oxygens on the left hand side, there will be 2 oxygens, 2 2s are 4, similarly 4 oxygens on the left hand side as well। ये ध्यान में रहे कि आप यहाँ पे छेड़खानी नहीं कर सकते, ये 1 ही रहेगा। ये कंबशन की डेफिनेशन बोल रही है आपको कि 1 mole of methane being burned completely in oxygen to form whatever XYZ thing is forming, ये ध्यान में रहे, 1 mole इसका and being completely burned in oxygen। completely का मतलब पूरी तरीके से जला दिया,
कुछ कसर नहीं छोड़ी आपने, इनकम्प्लीट कंबशन नहीं करी। सो दिस इज दी कंबशन एंथैल्पी की इक्वेशन फॉर मीथेन, ठीक है। और इसका डेल्टा एच सी क्या आता है, दैट कम्स आउट टू बी -890 किलो जूल पर। ये सब याद नहीं करना बाय द वे, ये जो चीजें लिखी है ना -3, ये सब आपको याद नहीं करना, ठीक है। इसमें परमोल किसकी बात हो रही है, ये जो परमोल लिखा हुआ है ये परमोल CH4 का है, O2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O का है। विच थिंग इज इट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, परमोल किसका, हुज मोल? 8 -890 किलो जूल पर मोल, पर मोल ऑफ व्हाट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या मीथेन? सो इट विल बी पर मोल ऑफ मीथेन। क्यों? कंबशन एंथैल्पी कहती है, डेफिनेशन क्या है कंबशन एंथैल्पी, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न कंप्लीटली, 1 मोल ऑफ थिंग बीइंग बर्न, यानी पर मोल किसका, वो चीज जो जलाई गई है, वो चीज जो आपने जिसको आग लगाई है, ठीक है, उसका आप 1 मोल लोगे। सो जब ये आपको मिले कंबशन एंथैल्पी, तो ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पर मोल ऑफ सब्सटेंस बीइंग बर्न, पर मोल ऑफ सब्सटेंस बीइंग बर्न्ड। और ये आपको याद रखना है। आपने देखा फॉर्मेशन में परमोल किसी और चीज का था, वो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन था ना, वो प्रोडक्ट थी, कंपाउंड था। इसमें परमोल क्या है, वो चीज जो जलाई जा रही है। तो ये चीज आपने अगर समझ ली तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे हेसिस लॉ और चीजें समझने के लिए। सो पर मोल ऑफ सब्सटेंस बीइंग बर्न्ड, जो चीज आप बाकायदा तौर पे जला रहे हो, इस केस में CH4, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स गो ऑन टू अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। मुझे अगर कंबशन एंथैल्पी की इक्वेशन बनानी हो फॉर ग्राफाइट, ओ सॉरी ग्राफाइट कह रहा हूं, कार्बन इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट एज ग्राफाइट, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखूं यहाँ पे, कार्बन की कंबशन एंथैल्पी की इक्वेशन कैसे लिखूं यहाँ पे? यस, इस केस में क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो पानी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अबिहा, अगर मैं कार्बन को जला दूं, मुझे अगर कार्बन की कंबशन एंथैल्पी की इक्वेशन लिखनी हो, मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन देखना हो, तो वो किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा? कार्बन ग्राफाइट, कैसे रिएक्ट करूं, क्या चीजें बनेंगी, किस क्या मेरी बैलेंसिंग होगी, एंड सो एंड सो फोर्थ, क्या होना चाहिए इस इक्वेशन के लिए व्हेन आई एम बर्निंग कार्बन कंप्लीटली? So carbon graphite, I will react with O2 gas. कंबशन में हमेशा ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है कंप्लीटली, ठीक है। जब आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली जला दोगे, तो क्योंकि अभी सिर्फ कार्बन ही है, तो क्या फॉर्म होगा, सिर्फ और सिर्फ CO2 फॉर्म होगा। और CO2 की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है या प्रेफर्ड स्टेट क्या है, दैट इज गैस। अब आप बैलेंसिंग कर ले, हमें कोई बैलेंसिंग करने की इस केस में जरूरत नहीं पड़ रही। कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 गैस इज CO2 गैस। यहां पे मेक श्योर कीजिएगा यहां पे हमेशा 1 ही रहे। सो ये पर मोल किसका है, अब -394 किलो जूल पर मोल CO2 का है, ऑक्सीजन क्या है या कार्बन ग्राफाइट का है? विच ऑफ दी थ्री थिंग्स इज दी पर मोल ओवर हियर, पर मोल किसका, CO2, O2 या कार्बन? जल्दी शाबाश शाबाश, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दिस इज पर मोल ऑफ कार्बन, क्योंकि ये है कंबशन एंथैल्पी की बात हो रही है और हम कार्बन को जला रहे हैं, वी आर बर्निंग कार्बन, हम कंबशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं अभी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। दिस पर मोल ऑफ द कार्बन दैट इज बीइंग जलाइफाइड, यानी जो जलाया जा रहा है, ठीक है। ओके मोइज, आई आंसर दिस इज वेल, दिस इज पर मोल ऑफ कार्बन विच इज ग्रेफाइट, ठीक है। मेरा बच्चा मोइज, जो ये सिंबल है ना, वो स्टैंडर्ड का सिंबल है। जब भी आपको रिप्रेजेंट करना हो, मैंने स्टैंडर्ड काम किया है तो ये सिंबल लगता है। इसको, इसका नाम कोई, इट इज नोन एज फाई, ये फाई होता है, बट हमें जो है वो सिंबल का नाम याद रखना। वी जस्ट नीड टू नो दैट दिस इज द इलिप्स, और उसमें से एक डैश लाइन आप निकाल दोगे, दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड का सिंबल। तो जब भी आपको लिखना होगा स्टैंडर्ड काम हुआ है तो आप ये लिखोगे, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो इसका मतलब आपने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इस्तेमाल करी, आपने स्टैंडर्ड पे काम नहीं किया, ठीक है। बस ये है। अच्छा जी, ये भी देख लिया। अच्छा एक और, लेट्स डिस्कस दिस एज वेल। भाई अगर जो है मुझे कंबशन एंथैल्पी बनानी हो हाइड्रोजन की, कैन यू गिव मी द कंबशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन? कैसे लिखूंगा मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस?
हाँ जी, तो हाउ वुड आई राइट दिस? H2 गैस कंबशन क्या कहती है? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन, तो आप कंप्लीटली बर्न कर दोगे इन ऑक्सीजन। ये मेक श्योर करोगे आप यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर सकते, 2 3 4 5 यहाँ पे नहीं आ सकता, हाँ यहाँ पे आ सकता है, लेकिन हम पहले पूरी चीज फॉर्म कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगी? जब हाइड्रोजन को पानी के साथ जलाओगे तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, पानी। सॉरी, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जलाओगे तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल, दैट इज पानी। तो पानी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो H2O एंड दैट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट दैट इज लिक्विड, और आपके पास ये फॉर्म हो गई H2 प्लस O2 दैट इज H2O लिक्विड। अब इसकी बैलेंसिंग क्या करनी है? बैलेंसिंग में जो है हमने जो है वो ये करनी होगी, इसको 1 ही रखना है, इसका आप चेंजिंग नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज कंबशन थ्योरी कहती है 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट दैट इज बीइंग बर्न्ड, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस दैट इज बीइंग बर्न्ड, वो 1 मोल ही रहेगा, ठीक है। और अब आपने देखा 2H बराबर है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर सिर्फ 1 है, तो क्या कर लेते हैं, इसको भी 1 कर लेते हैं, इधर हाफ लगा लेते हैं। मेक श्योर जब भी किसी भी डेफिनेशन में पर मोल की बात हो रही है, जिसके चीज के मोल की बात हो रही है, सो यू हैव टू पुट, वहां पे वो 1 ही रहेगा, उस चीज के साथ 1 ही रहेगा लाजिमन, यू कैन नॉट चेंज दैट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इन दिस लास्ट इक्वेशन, H2 की, हाइड्रोजन गैस की कंबशन की इक्वेशन? एक्चुअली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, व्हाट वुड हैपन इफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑकर्ड, यानी मीथेन और ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं, ये तो कंप्लीट कंबशन हो गई ना। अगर इनकम्प्लीट होती कंबशन तो क्या होता? एनी अंदाजा, एनी गैसेस, डेल्टा एच के बारे में नहीं, एनी अदर जनरल गैसेस जो भी आपको पता हो, जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो क्या चीजें फॉर्म होती हैं, क्या मसले मसाइल आते हैं, उसकी वजह से डेल्टा एच सी पे अगर कोई गैस कर सकते हो तो गैस करो। कभी देखिए इनकम्प्लीट कंबशन होते हुए? हम जो भी आग लगाते हैं ना, हम जो भी आग लगाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आपका घर का जो चूल्हा है वो अच्छी खासी कंप्लीट कंबशन करता है, क्योंकि आपको उसके अराउंड काला काला नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जब जलाई जाती है तो पीछे क्या आता है? ऐश रह जाता है ना, वो काला काला सूट, उसको कहते हैं सूट, ठीक है, दैट्स नोन एज SOOT, सूट, ठीक है। तो वो निशानी इनकम्प्लीट कंबशन। और ये जो होता है ना कंप्लीट कंबशन, दिस इज अ वेरी आइडियल प्रोसेस, मतलब ये है कि पूरी तरीके से किसी चीज को जलाना, ये दुनिया में वंस अगेन क्योंकि कोई चीज आइडियल है नहीं इन योर रियल लाइफ सिनेरियो, तो ये वाली क्वेश्चन 100% के साथ ये चीज जो है वो अचीव कर लेना, वो दैट इज अनलाइकली थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होती है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होती है? इनकम्प्लीट कंबशन बस ये होती है कि भाई जला, ठीक है, हो सकता है कुछ CH4 ऐसी निकल गया, वो जला ही नहीं, ठीक है, वो जला ही नहीं। अच्छा, जो जला हो सकता है वो इतना अच्छा नहीं जला कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना सके, यानी उसने क्या बना दिया इन प्लेस ऑफ दैट? उसने हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया हो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया हो। तो इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। इसके अलावा कार्बन भी फॉर्म हो जाता है, सिर्फ जो काला काला आपको दिखता है वो क्या होता है? वो कार्बन होता है, जो ऐश होता है दैट इज बेसिकली कार्बन, वो कार्बन होता है जो जल नहीं सका, जो CO2 नहीं बन सका, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होती है, वो जो ब्राउन ग्रेश वेपर, जो धुआं उड़ रहा होता है आगों में से, तो उसमें से बहुत सारी क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बिट डार्कर इन कलर, CO2 गैस इज एक्चुअली ट्रांसपेरेंट, वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होती है। अच्छा, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट, COC, हाँ, एंड समथिंग विल बी रिमेनिंग, ये हो सकता है कुछ अनरिएक्टेड रह जाए, ये चीजें फॉर्म हो जाए विच आर नॉट दी कंप्लीट कंबशन की प्रोडक्ट्स। कंप्लीट कंबशन होगी तो CO2 फॉर्म होता है, मतलब पूरे तरीके से जला दिया, ठीक है। तो पहले तो यहां पे ये लिख लेते हैं कि व्हाट वुड हैपन, सो बेसिकली सम रिएक्टेंट लेफ्ट अनबर्न्ड, एक तो ये चीज होती है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। दूसरी चीज क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन, इस कार्बन को जो सॉलिड स्टेट में होती है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सूट कहते हैं, सूट या ऐश वॉट एवर, ठीक है। दिस इज दैट थिंग। सो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन सॉलिड आर फॉर्म्ड विच आर नॉट दी कंबशन प्रोडक्ट्स, ये कंबशन प्रोडक्ट्स नहीं है। कंप्लीट कंबशन की प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जब भी एक चीज, एक कार्बन कंपाउंड को जलाया जा रहा है, उसकी कंप्लीट कंबशन की प्रोडक्ट ये होगी।
ठीक है। अगर कंप्लीट कंबशन नहीं हो रही, हाँ, तो इससे कुछ कमतर होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कार्बन सॉलिड होगी, ये चीजें होती हैं आपके पास। ठीक है, तो जब कंप्लीट कंबशन नहीं होगी तो सम रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट अनबर्न्ड, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या तो कार्बन सॉलिड, ये सब चीजें फॉर्म हो रही होंगी। अच्छा, इससे डेल्टा एच पे क्या फर्क पड़ेगा? आपको समझ में आ रहा है कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या फर्क है? कंप्लीट मतलब पूरे तरीके से जल गया, इनकम्प्लीट मतलब पूरे तरीके से नहीं जला। तो क्या होगा, जब पूरे तरीके से जला होगा तब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी ना, और जब पूरे तरीके से नहीं जला, इनकम्प्लीट जला है, ठीक है, कुछ रह गया, कुछ फाइनल प्रोडक्ट बन ही नहीं पाई, कार्बन मोनोऑक्साइड पे रुक गई या कार्बन सॉलिड पे रुक गई, तो क्या हुआ मसला, तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी। आर यू गेटिंग इट? कंप्लीट कंबशन में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इनकम्प्लीट कंबशन में एनर्जी कम रिलीज होती है, बिकॉज वो पूरे तरीके से जल नहीं पाई, पूरी चीज सही तरीके से जल नहीं पाई, तो आपके पास उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाई। तो अगर मैं इस केस में डेल्टा एच सी निकालता, सो हम क्या लिखते, डेल्टा एच सी वुड बी लेस एक्सोथर्मिक, ठीक है, यानी वो इतनी एनर्जी आपके पास रिलीज नहीं होती, बिकॉज पूरे तरीके से चीज जल ही नहीं पाई। Does everyone understand this? What would happen if incomplete combustion occurs? सबको ये बात समझ में आई? किसी को अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर है सबको? ओके जी, दैट्स वेरी गुड। लेट्स डू दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, रिएक्शन वन है, ये आपके सामने है, ठीक है, इसमें आपने पानी की स्टैंडर्ड स्टेट, प्रेफर्ड स्टेट डाली लिक्विड। मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम लिक्विड नहीं लेते, इसको गैस ले लेते, मतलब मैं रिएक्शन कहां पे रोक देता, पानी गैस में बना, मैं वहीं पे, तो ये जब चूल्हा जलाते हैं तो उसमें पानी तो नहीं निकलता ना, तो वो क्या होता है, वो पानी गैसियस फेज में होता है, राइट, इट्स इन वाटर वेपर फॉर्म, जो उड़ जाता है इधर उधर, हम ह्यूमिडिटी हो जाती है वो हवा की, इट बिकम्स द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम स्टैंडर्ड काम नहीं करें, मतलब मैं ये काम करूं कि मैं पानी को लिक्विड में लेके जाने के बगैर, मतलब मैं रुका हुआ नहीं हूं, पानी लिक्विड बन जाए, मैंने कहा मैंने गैस फेस पे ही रोक दी, पानी गैस में था, मैंने वहीं पे अपनी एक्सपेरिमेंट रोक दी, विच इज रॉन्ग, वो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड के बरक्स हो गया, परफेक्ट स्टेट में नहीं रखी आपने अपनी चीजें, ठीक है। तो अगर मैं ये करता, मतलब मैं नहीं रुकता कि लिक्विड बन जाए, मैं गैस फेज पे ही आके रोक देता, H2O गैस पे ही, मैं यहाँ पे गैस लिखता, मेरी इक्वेशन यहीं पे रुक गई, तो क्या अंदाजा है डेल्टा एच सी पे क्या फर्क पड़ता? एनी अंदाजा यू कैन गिव मी? कंबशन की एंथैल्पी ज्यादा होती, कम होती, व्हाट वुड हैपन? तो इसका आंसर मैं देता हूं, ठीक है, मोइज ने बिल्कुल स्पॉट ऑन आंसर दिया है। भाई मुझे एक बात बताओ, H2O लिक्विड में, सही है, और H2O गैस में क्या फर्क है? स्टेट का फर्क है एक, दूसरा मेजर फर्क क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स का फर्क है ना। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, राइट, बिकॉज ये लिक्विड स्टेट में, वी नो लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यानी बहुत, इट इज मच मोर इन अमाउंट देन H2O गैस, राइट। और H2O गैस में क्या होगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसा नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होगी जितनी पानी में थी, वरना तो वो लिक्विड बन जाता ना। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, हल्की सी कम होगी, राइट। तो हमने लिक्विड फॉर्म किया, मतलब हमने एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी फॉर्म करे। अगर मैं ये एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करता, मैं गैस फेज पे ही रोक देता, तो क्या होता, ये चीजें नहीं बनती। हमने क्या पढ़ा था, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है? व्हाट इज बॉन्ड फॉर्मेशन? बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन, याद रखना मैग्नेट वाली एग्जांपल से, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, क्यों? मैग्नेट चिपके हुए, जब अलग करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगा के अलग करना पड़ेगा ना, जरा जोर से अलग करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी लगेगी। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में बस करीब लगाओ खुद ही चिपक जाते हैं, ऐसा ही होता है ना, जस्ट कम बैक, खुद ही चिपक जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो मैग्नेट वाली एग्जांपल से याद रखो, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये क्या है, एंडोथर्मिक है, एनर्जी लगा के अलग करना पड़ा ना। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो खुद ब खुद आके चिपक जाएंगे, राइट। सो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेनेवर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है,
एक काइंड ऑफ बॉन्डिंग ही है ना, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, अट्रैक्शंस है ना, तो दे आर लाइक इंटरमोलेक्युलर बॉन्ड्स, राइट। तो जब आप H2O गैस पे जाके रुक जाते हैं, H2O लिक्विड नहीं बनाते, आप अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज नहीं करते, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते, तो क्या होता, वो बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से आपके पास उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती, बिकॉज यू वुड हैव फॉर्म्ड lesser hydrogen bonds as compared to H2O liquid. So delta Hc would be less exothermic as fewer hydrogen bonds in H2O gas. So भाई हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो ये रिकॉल किया, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, मैग्नेट वाली एग्जांपल से, मैग्नेट्स को अलग करना है, एनर्जी लगानी पड़ेगी, मैग्नेट्स को साथ जोड़ना है, बस करीब खुद ही जुड़ जाते हैं, तो जब खुद जोड़ रहे हैं दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी खुद रिलीज होती है, राइट। सो इसी तरह H2O लिक्विड और H2O गैस में क्या फर्क है, H2O गैस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, H2O लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, राइट। अगर आप लिक्विड तक जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप ज्यादा बॉन्डिंग कर रहे हो, अगर आप गैस पे रुक गए हो तो इसका मतलब आपने कम बॉन्डिंग करी। तो जो एनर्जी रिलीज हो सकती थी गैस से लिक्विड जाने में, क्योंकि बॉन्ड्स फॉर्म होते, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती, वो आपने रोक दी, वो आपने प्रोसेस करी नहीं, आपने H2O गैस पे जाके रोक दिया। सो वो एक्सेस एनर्जी बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन वो आपने छोड़ दी, वो आपने अपने लिए यू डिडंट गेट आउट ऑफ दैट रिएक्शन। तो अगर आप H2O गैस पे रुक जाते, स्टीम पे रुक जाते, तो क्या होता, आपकी डेल्टा कम जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होती वो लेस एक्सोथर्मिक होती, उसमें लेस एनर्जी रिलीज होती। क्या सबको ये बात समझ में आई? Did everyone understand this? And these questions can be asked to you. So you have to keep this analytical thinking in your head as well. जिसको ये बात समझ नहीं आई तो प्लीज लेट मी नो, और अगर समझ में आ गई है तो आज की क्लास जो है वो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, एंड फिर जो है वो इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वी विल स्टार्ट लुकिंग एट न्यूट्रलाइजेशन, और फिर होपफुली नेक्स्ट क्लास में ही हम कैलोरीमेट्री एंड हो सकता है कैलोरीमेट्री कर पाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हेस लॉ एंड ऑल सो फॉर्थ। किसी को अगर समझ में नहीं आई है तो मुझे बता दे, और जिसको समझ में आ गई है तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है।